मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक फ्रांस की क्रांति का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। क्रांति के क्या क्या कारण थे, जिसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम देखेंगे कि फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। वहाँ का राजा जो है वो स्वयं को पृथ्वी पर अपना परमेश्वर का प्रतिनिधि समझता था। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपने गौरव और शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था और उसने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी सत्ता का परिचय दिया। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था, कर वसूल करता था और राज्य की आय को मनमाने ढंग से खर्च करता था। लुई 16वां कहा करता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि वह ये चाहता है। मतलब राजा अपने राज्य में जिसे चाहता है कैद कर सकता था, बिना मुकदमा चलाए जो चाहे सजा दे सकता था। राजा ही नहीं, उसका कोई भी कृपा पात्र इस अधिकार का उपभोग कर सकता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। राजा की इच्छा ही कानून थी। वह ईश्वर को छोड़कर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। राजा पर अंकुश लगाने वाली जनता के प्रतिनिधियों की कोई सभा नहीं थी। राजा का समस्त व्यापार और कानून राज्य का समस्त व्यापार और कानून राजा के हाथ में था। जनता के भाषण, लेखन और प्रकाशन पर भी उसका प्रतिबंध था। क्रांति के समय लुई 16वां जो राजा था वो और उसकी जो रानी मैरी एंटोइनेट हमेशा चाटुकारों से घिरे रहते थे, विलासी थे, पदों को खरीदा जाता था। स्थानीय स्वशासन नाम मात्र का भी नहीं था। संपूर्ण फ्रांस में 385 कानून संग्रह प्रचलित थे। न्यायालय भी कई प्रकार के थे। दंड विधान कठोर था। कानून निर्दयी और न्यायहीन थे। मैडेलिन ने कहा कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में फ्रांसीसी समाज जो है वो सामंतवादी पद्धति पर असमानता और विशेषाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। सामंतीय व्यवस्था के आरंभ में कुलीन यानी जो सामंत थे को राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासनिक के सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में वास्तविक सत्ता और प्रभाव प्राप्त था। इस प्रकार जो सामंतीय वर्ग था वो विशेषाधिकारों युक्त था। उत्पीड़न ने समाज के निम्न वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित किया। समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और जनसाधारण, जिसमें पादरी और कुलीन जो है वो व्यापक विशेषाधिकार युक्त वर्ग थे और सबसे वंचित वर्ग था वो तीसरा वर्ग यानी जनसाधारण का वर्ग था। तो समाज का जो तीसरा वर्ग जनसाधारण वर्ग था वो जिसमें कि किसान, शिल्पी, कारीगर, मजदूर शामिल थे, वो विशेषाधिकारहीन वर्ग था। फ्रांस में 2 करोड़ किसान, 10 लाख अर्धदास और ये लोग थे जो कि सभी शोषण का शिकार थे। संपूर्ण फ्रांसीसी समाज असमानता का उत्पीड़क बन चुका था। सर्वत्र असमानता व्याप्त थी। सामान्य जनता को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। प्रेस पर नियंत्रण था। तो ये हमारे सामाजिक कारण हुए। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जनता पर करों का भार अत्यधिक था। कर व्यवस्था असमान थी, पक्षपातपूर्ण थी। विशेषाधिकार युक्त वर्ग यानी जो पादरी और सामंत थे वो करों से मुक्त थे। प्रत्यक्ष कर जो है वो सामान्य जनता से वसूला जाता था। कर व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा चलाई जाती थी, वो मनमाना कर वसूल करते थे।
राजकीय आय पर्याप्त नहीं थी, भ्रष्ट शासन तंत्र था, अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य पिछड़े हुए थे। तो ये हुए आर्थिक कारण। सरकार की आय का कोई निश्चित साधन नहीं था, निश्चित आय नहीं थी उनके पास। अब हम देखेंगे बौद्धिक कारण। बौद्धिक में आपने पिछले व्याख्यान में देखा कि वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने किस प्रकार जनता को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत उत्तरार्ध में फ्रांस में वैचारिक स्तर पर नया दृष्टिकोण अपनाया गया और यह प्रगति ज्ञानोदय का युग था, जिसमें लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने में सक्रिय थे। इसमें वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने भ्रष्ट एकतंत्र की आलोचना की, वैधानिक राजतंत्र पर बल दिया, राज्य के देवी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए जनता को शक्ति संपन्न इसमें बताया गया। तो प्रबुद्धवादियों का जो बौद्धिक आंदोलन था, जिसने कि फ्रांस की राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे क्रांति की आत्मा कहा जा सकता है। बौद्धिक क्रांति या बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहा जा सकता है। क्रांति का श्रेय जो है वो दार्शनिकों, लेखकों और प्रबुद्ध वर्ग को दिया जाता है। स्वयं नेपोलियन ने भी कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं थी। अपनी लेखनी के बल पर लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक बुराइयों के प्रति जागरूक करने का काम जो है फ्रांसीसी लेखकों, दार्शनिकों ने किया। अन्यथा बुराइयां तो पहले भी व्याप्त थी, तब क्रांति क्यों नहीं हुई। तो फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बुद्धिवादी वर्ग के विचार थे, जिसने समाज, राज्य और प्रशासन में व्याप्त असंगतियों को समाप्त करने का कार्य किया। इसके बाद है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का इसमें क्या प्रभाव पड़ा। उसी समय अमेरिका का फ्रांस के राजा जो हैं वो लुई सोल्वे ने अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और स्वतंत्रता संग्राम से वापस जो सेनानी आए थे उनके मन में जो है स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ और उसने फ्रांस में निरंकुश, स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचार तंत्र के विरुद्ध जो है संघर्ष का निश्चय किया। पेरिस की पालर्मा का राजा द्वारा पारित कानूनों को पंजीकृत करने से इनकार कर देना। पेरिस की पालर्मा के रजिस्ट्रों में पंजीकृत होने के बाद ही कोई कानून जो है वो क्रियान्वित हो सकता था। तो पालर्मा ने कानूनों को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, यानी कि जो कानून पहले बने करते थे, निर्दयी कानून, जनता के विरुद्ध जो कानून थे, उनको अब कानून बनाने से मना कर दिया कमेटी ने। एस्टेट जनरल की मांग राजा द्वारा स्वीकृत। पेरिस की पालर्मा ने यह घोषणा की कि नवीन करों को लगाने का अधिकार एस्टेट जनरल को है। लुई सोल्वे ने विवश होकर एस्टेट जनरल के गठन करने की मांग को स्वीकार करते हुए इसकी अधिवेशन की घोषणा की। तो उसका महत्व अब धीरे धीरे जो है वो कम होने लगा। क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी या कहाँ तक अनिवार्य थी, इसके बारे में प्रोफेसर थॉमसन और प्रोफेसर हैजन ने कहा है कि फ्रांस की क्रांति का मूल कारण तृतीय वर्ग की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा थी। तृतीय वर्ग के पास इस विषमता को समाप्त करने के लिए क्रांति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? फ्रांस की स्थिति ऐसी थी कि परिवर्तन आकांक्षा सर्वत्र व्याप्त थी। क्रांति की पूर्व संध्या पर पेरिस में 169 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वैचारिक जगत में जागरूकता बढ़ रही थी। सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि वैचारिक धरातल पर बन रही थी। तो वैचारिक क्रांति से पहले जो है वो बौद्धिक क्रांति हो चुकी थी, इसलिए जो है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति का
विश्व के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसमें हम देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व के इतिहास को प्रभावित किया है। फ्रांस की क्रांति 1789 में जो क्रांति हुई विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस क्रांति का आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना में इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान था कि इसने कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिसमें क्रांतिजनित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार ये इतने लोकप्रिय हो गए कि ये शीघ्र ही संपूर्ण विश्व में समाहित होते हमें दिखाई दिए। राजनीतिक अधिकारों की मांग, राष्ट्रवादी आंदोलन, एकीकरण के प्रयास आदि को भी इसी संदर्भ में देखा जाना उपयुक्त होगा। इस क्रांति ने बंधुत्व की अवधारणा को पुष्ट किया, अप्रत्यक्ष रूप से समानता की नींव रखी और क्रांति ने कुछ ऐसे सिद्धांतों का सूत्रपात किया जो आने वाले समय में विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत बने दिखाई दिए हमें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है विश्व के आईने पर छाई धूल को साफ करने में उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और विश्व का पुनर्अवलोकन कराया।